हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लीड का सिलेबस मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, तो आइए हम उसके सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगला टॉपिक हमारा है मूवमेंट ऑफ अ फोर्स एंड वेरिग्नॉन्स थ्योरम। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले मूवमेंट ऑफ अ फोर्स क्या होता है। Parallel forces. The forces which are having their line of action parallel to each other are known as parallel forces. Parallel forces क्या होती है? जिनका line of action क्या होता है? Parallel होता है। ऐसी forces हमारी क्या कहलाती हैं? Parallel forces कहलाती हैं। ठीक है, The two parallel forces will not intersect at a point. तो जो हमारी दो जो parallel forces होती हैं वो क्या करती हैं? किसी एक point पे intersect नहीं करती हैं। The resultant of two coplanar concurrent forces, तो जो दो हमारे कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है कैन बी डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय द मेथड ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस। तो ये क्या होता है? पैरेललोग्राम फोर्स के लॉ से, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है उससे हम क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स द प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम अ पॉइंट इज नोन एज मूवमेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द फोर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इनटू फोर्स, ये हमारा क्या होता है? इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? इसका मल्टीप्लिकेशन होता है मूवमेंट। ठीक है, एम इक्वल टू एफ इंटू आर, एम इक्वल टू एफ इंटू आर, ये हमारा क्या हो गया? एफ क्या है? हमारा फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, एंड आर क्या है? आर उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो m इक्वल टू एफ इंटू आर। तो आर क्या है? जैसे कि हमने ये पॉइंट ओ माना हुआ है, इस पॉइंट ओ से जो हमारा फोर्स एफ है, इसके लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या हो जाएगी? हमारी आर हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, तो पॉइंट जिससे हमको मूवमेंट निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना है, उस पॉइंट के जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, उसकी डिस्टेंस क्या होती है? उसकी डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, उसी का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो एफ क्या है? हमारी फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन, और जिस पॉइंट के थ्रू हमें मेजर करना है मूवमेंट वो उसके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, इन एसआई सिस्टम मूवमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन मीटर। तो मूवमेंट हमारा किस में एक्सप्रेस होता है? न्यूटन मीटर में। ठीक है, एसआई यूनिट में। तो अब देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है r1 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम o एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ f1। तो हमारा f1 फोर्स कहाँ है? f1 फोर्स ये है, और इसके जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? r1 है। ठीक है, तो ये r1 उसकी डिस्टेंस हो गई। r2 एंड r3 क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस o से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी? f2 और f3 की। ये क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है। अब हम देख लेते हैं इनका मूवमेंट क्या होगा। तो मूवमेंट ऑफ f1 का मूवमेंट कितना है अबाउट o के? f1 इंटू r1, ये हमारा क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को क्या लिया है? निगेटिव। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिया है? ये पॉजिटिव। तो आप एक लेंगे, जैसे आपने क्लॉकवाइज को निगेटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। ठीक है, तो F2 के अबाउट मूवमेंट क्या हो गया? F2 इंटू R2 हो गया, ये भी क्लॉकवाइज। और F3 के अबाउट क्या हो गया? F3 इंटू R3, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या ले लिया? इसको पॉजिटिव ले लिया। तो द रिजल्टेंट मूवमेंट F1 एंड F3 अबाउट O, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट मूवमेंट होगा वो क्या होगा? माइनस F1 इंटू R1 माइनस F2 इंटू R2 प्लस F3 इंटू R3। तो आपने डायरेक्शन कैसे देखा? तो इसका जो मूवमेंट होगा ये होगा क्लॉकवाइज। F2 का मूवमेंट क्लॉकवाइज, इसका मूवमेंट क्या होगा? इसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका मूवमेंट आपको क्लॉकवाइज, इसका जो मूवमेंट आएगा क्लॉकवाइज, इसका भी मूवमेंट क्लॉकवाइज, इसका मूवमेंट क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये दोनों हमारे निगेटिव हो गए, ये हमारे क्या हो गए? पॉजिटिव। ठीक है, वेरिग्नॉन थ्योरम और अ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो वेरिग्नॉन थ्योरम क्या कहता है? स्टेट दैट द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट अबाउट दैट पॉइंट। तो किसी फोर्स का
किसी फोर्स का किसी पॉइंट के थ्रू जो मूवमेंट होता है, किसी पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट होता है, वो क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है मूवमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट अबाउट दैट पॉइंट। उसी पॉइंट के अबाउट उनके कंपोनेंट के मूवमेंट का जो होता है अलजेब्रिक सम, ये दोनों क्या होते हैं, और उस फोर्स का मूवमेंट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है आर इंटू आर, F1 × R1 प्लस F2 × R2। जैसे कि ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है, आर। इसका कंपोनेंट मान लीजिए एक क्या है, F1 है, एक क्या है, F2 है, ठीक है। एक हमारा F2 हो गया, एक हमारा F1 हो गया, आर क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है। और किस पॉइंट के अबाउट हमें मेजर करना है, पॉइंट ओ डैश। तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली, F1 की R1, आर की आर, और F2 की R2। ये में क्या आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। तो वेरिग्नॉन थ्योरम आपको कहता है कि उस फोर्स का जो मूवमेंट होगा, आर इंटू आर, उस फोर्स का जो मूवमेंट होगा उसके कंपोनेंट्स के मूवमेंट के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। F1 × R1 प्लस F2 × R2, इनके मूवमेंट के अलजेब्रिक सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये वेरिग्नॉन थ्योरम आपसे कहता है, और इसका आपको डिटेल प्रूफ दिया हुआ है पूरा। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, मूवमेंट ऑफ आर अबाउट ओ डैश मस्ट बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट F1 एंड F2। तो इन दोनों के मूवमेंट के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। ठीक है, आर आर इंटू आर, F1 × R1 प्लस F2 × R2। ठीक है, ये हमारा वेरिग्नॉन थ्योरम कहता है कि किसी फोर्स का मूवमेंट, उस पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स का मूवमेंट उनके कंपोनेंट्स के उसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको पूरा अब दिया हुआ है आपको, रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस आर लाइक अनलाइक अनइक्वल मैग्नीट्यूड, और क्या है, अनलाइक बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये आपको दो फोर्सेस दी हुई हैं और इनसे आपको क्या कहा, उसका रिजल्टेंट। तो अब देख रहे हैं कि दोनों हमारे क्या है, F1 एंड F2 क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। ठीक है, ये हमारी दोनों क्या है, लाइक फोर्सेज हैं, मतलब क्या है, इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, लाइक पैरेलल फोर्सेज, इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट F1 प्लस F2 हो जाएगा। रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो जो हमारी अनलाइक हो गई। ठीक है, तो ये हमारा F1 हो गया, ये F2 हो गया, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग अलग, तो R इक्वल टू F1 माइनस F2। तो यहाँ पे क्या माना हुआ है, F1 इज मोर देन F2। ठीक है, यहाँ पे आपको माना हुआ है F1 इज मोर देन F2। तो क्या किया, रिजल्टेंट निकालने के लिए F1 में से F2 को क्या किया है, माइनस कर दिया है। तो विच आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑब्वियसली रिजल्टेंट इज आर माइनस F1 माइनस F2। ठीक है, आर इक्वल टू, अब हम क्या देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं। F1 का मूवमेंट कितना होगा, ओ के अबाउट, तो ओ बी ओ ए होगा। ठीक है, F1 का मूवमेंट क्या होगा, ओ ए होगा, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, F1 का मूवमेंट जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, और F2 का मूवमेंट कितना होगा, पॉइंट ए के थ्रू, डिस्टेंस कितनी है, ओ बी, और F2 ये भी क्या होगा, हमारा क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अल्जेब्रिक सम क्या हो गया, M इक्वल टू F1 इंटू ओ ए प्लस F2 इंटू ओ बी। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, हमारे रिजल्टेंट का मूवमेंट ये आपको आ गया। तो मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट आर अबाउट ओ, आर इंटू ओ, आर बराबर क्या है, F1 माइनस F2 इंटू ओ सी। तो F1 ओ सी माइनस F2 ओ सी। तो अब हम क्या कर देते हैं, वेरिग्नॉन थ्योरम से दोनों को इक्वल कर देते हैं। ये हमारा पहले आया था, दोनों का रिजल्टेंट अलग अलग, और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे रिजल्टेंट का मूवमेंट आ गया। ठीक है, यहाँ से तो अब हम क्या कर देते हैं, वेरिग्नॉन थ्योरम से दोनों को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वल करने पे हमें क्या आता है, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू F1 अपॉन F2। ठीक है, F1 अपॉन F2 इक्वल टू क्या हो जाता है, बी सी अपॉन ए सी, बट F1 इज ग्रेटर देन F2, हेंस बी सी विल बी मोर देन ए सी। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ए बी लाइन के आउटसाइड जो होगा हमारा रिजल्टेंट होगा। ठीक है, हेंस पॉइंट ओ लाइज आउटसाइड ऑफ ए बी ऑन द सेम साइड, लार्जर फोर्स F1
Thus, in the case of two unlike parallel forces, the resultant lies outside the line joining two points of action. ठीक है, तो जो लाइन उनके पॉइंट ऑफ एक्शन को जोड़ रही है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट इनके लाइन ऑफ एक्शन को जो जोड़ रही है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इस रेखा के इनके बाहर होगा। ठीक है, इनके बीच में, पहले जब हम देख रहे थे तो क्या था, इनके बीच में था रिजल्टेंट, अब क्या होगा, इनके बाहर होगा। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो जो हमारे इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे तो इनका रिजल्टेंट देख लीजिए, अनलाइक है बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो एफ एफ फोर्स एट ए और एट बी, ठीक है, एफ का हमारा फोर्स है, अल्फा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ आर्म ऑफ कपल। ठीक है, तो ए क्या है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू एफ इंटू ए। ठीक है, द यूनिट ऑफ मूवमेंट विल बी न्यूटन मीटर। तो इसका मूवमेंट कितना हो जाएगा, इसका मूवमेंट हो जाएगा एफ इंटू ए। ठीक है, एफ हमारी क्या है, फोर्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, दोनों पे क्या है, सेम फोर्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ए है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मूवमेंट क्या हो जाएगा इनका, एफ इंटू ए। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू अ फोर्स एंड अ कपल। ठीक है, तो ए फोर्स गिवन अप्लाइड, फोर्स एफ गिवन अप्लाइड टू द बॉडी एट एनी पॉइंट। तो फोर्स एफ क्या हो रहा है, किसी बॉडी के किसी पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है। तो कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय अनदर इक्वल पैरेलल फोर्सेज अप्लाइड बाय अनदर पॉइंट बी टुगेदर विथ कपल। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बी पॉइंट पे कपल से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव, इको इक्विवेलेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे एफ, ये एफ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, ये सिचुएशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तो इक्विवेलेंट ओरिजिनल फोर्सेस दिस प्रूव्ड और गिवन। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो जब हमने इसको किया तो ये एफ और ये एफ पॉइंट बी के जो हमने फोर्स लगाया वो क्या हो जाएंगे, दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बी के अबाउट क्या हुआ, मूवमेंट लग रहा है। ठीक है, कितना मूवमेंट लग रहा है बी के अबाउट, एम इक्वल टू एफ इंटू एक्स। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी एक्स हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मूवमेंट कितना लग रहा है बी के अबाउट, एम इक्वल टू एफ इंटू एक्स। ठीक है, ये आपको दिया हुआ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू अ फोर्स एंड कपल। ये आपको दिया हुआ है जनरल केस ऑफ पैरेलल फोर्सेस इन अ प्लेन। तो पैरेलल फोर्सेस का ये क्या दिया हुआ है आपको, जनरल। ठीक है, जनरल केस का आपको दिया हुआ है। तो दी फोर्स F1, F2 एंड F4 आर एक्टिंग वन डायरेक्शन वेयर एज द फोर्स F3। तो ये हमारी क्या है, F4, F2 और F1, ये एक डायरेक्शन में, F3 F5 क्या है, एक डायरेक्शन में है। ठीक है, तो R2 रिजल्टेंट ऑफ इसका, इनका इनका रिजल्टेंट क्या है, R2, और इनका इनका रिजल्टेंट क्या है, F1 R1। ठीक है, the resultant of R1 R2 are acting in the opposite direction are equal each other now। तो इंपॉर्टेंट केसेस आर पॉसिबल। ठीक है, कितने, 3 इंपॉर्टेंट केसेस पॉसिबल हैं। तो इसका हमने क्या किया कि जो एक डायरेक्शन में थे उसका रिजल्टेंट R1 निकाल लिया, जो अपर डायरेक्शन में थे उनका रिजल्टेंट क्या निकाल लिया, R2। तो अब हम क्या करते हैं, इन R1 और R2 का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो R1 में नॉट बी इक्वल टू R2, या तो R1 के इक्वल R2 के बराबर नहीं होगा, R1 इज इक्वल टू R2, तो R1 क्या होगा, R2 के इक्वल होगा। तो देन वी शैल हैव टू अनइक्वल पैरेलल फोर्सेस। तो इसका हम क्या कर लेंगे, अनइक्वल पैरेलल फोर्सेस से निकाल लेंगे R1 R2 का। अगर ये इक्वल हो गए तो क्या करेंगे, देन वी शैल इक्वल टू इक्वल पैरेलल फोर्सेस से हम निकाल लेंगे इसका रिजल्टेंट। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है, R1 इज इक्वल टू R2 एंड द सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट इज जीरो। तो इनका मूवमेंट का योग क्या है, जीरो है, और R1 और R2 क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देन द सिस्टम विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी रिजल्टेंट कपल। तो ये क्या करेगा, सिस्टम जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये कोई रिजल्टेंट, ये मतलब कोई रिजल्टेंट मूवमेंट ये नहीं सप्लाई करेगा। ठीक है, तो सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको वही चीज़ पढ़नी है, इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एंड फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, equilibrium of coplanar force system, equilibrium of coplanar when some external forces which may be concurrent or parallel are acting on a stationary body, the body will may start moving और may start rotating about any point। तो जब किसी अबाउट क्या होता है, जो कॉन्करेंट और पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग,
तो वे क्या कर लेती हैं, किसी बॉडी पे जब स्टेशनरी बॉडी पे लगती हैं तो वो क्या कर देती हैं, बॉडी को स्टार्ट मूविंग या मे स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है। या तो वो बॉडी हमारा मूव होना स्टार्ट हो जाएगी या रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बट इफ़ द बॉडी डज नॉट स्टार्ट मूविंग, तो अगर हमारी बॉडी क्या है, मूव करना स्टार्ट नहीं करती है, एंड ऑल्सो डज नॉट स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट एनी पॉइंट, देन द बॉडी इज स्टेड इन इक्विलिब्रियम। हमारा क्या है, फोर्स तो लग रहा है लेकिन हमारा बॉडी क्या है, ये अगर चाहे तो हमारा क्या बॉडी रोटेट होने लगेगा, ठीक है। और अगर एक डायरेक्शन में लग रहा है तो हमारी बॉडी क्या है, मूव करना स्टार्ट करेगी। लेकिन अगर मूव नहीं कर रही है तो मीन्स हमारा क्या है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अगर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा उसमें तो हमारी बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट दैट ए स्टेशनरी body which is subjected to a coplanar force concurrent parallel forces will be in equilibrium if the algebraic sum of the all forces is zero। तो हमारी कब बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी, तो अगर सभी फोर्सेस का सम क्या हो, अल्जेब्रिक सम क्या हो, जीरो हो, तो हमारी बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। एंड ऑल्सो द अल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट क्या होगा, अगर उनका अल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट भी क्या है, जीरो है, तो वो बॉडी हमारी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो डेल्टा, तो सम सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो इक्वेशन एंड फोर्सेस, तो हमारी जो फोर्स क्या है, कोप्लेनर है, नॉन कॉन्करेंट है, तो हमारा क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम इक्वल टू जीरो। एफ के डायरेक्शन में सभी फोर्सेस का योग जीरो, वाई के डायरेक्शन में सभी फोर्सेस कंपोनेंट का योग जीरो, और क्या है, मूवमेंट का योग जीरो, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, हमारी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में होगी। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन फॉर अ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, हमारी फोर्स क्या है, कोप्लेनर और कॉन्करेंट है, तो क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो 10 concurrent forces system the condition m equal to sigma m equal to जीरो becomes redundant and only two conditions, केवल हमारी क्या कंडीशन होगी, यही दोनों कंडीशन होगी। अगर ये सेटिस्फाइड हो रही है तो हमारा क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। किस फोर्स के लिए, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स के लिए, ठीक है। अब हम क्या देख लेते हैं, फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, देख लेते हैं। टू फोर्स सिस्टम, अगर हमारा क्या है, हमारा जो फोर्स सिस्टम है वो दो फोर्सेस से मिलकर बना है, तब क्या हो जाएगा, F1 इधर है, F2 इधर है, ठीक है। ये पॉइंट पे हमारा क्या है, F1 F2 काम कर रहे हैं, और F1 F2 क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो इफ द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इक्वल एंड अपोजिट बट आर पैरेलल, then the body will be in equilibrium, thus due to the fact that three conditions of equilibrium will be satisfied, ठीक है। ये आपको पूरा क्या दिया हुआ है, प्रूफ दिया हुआ है उसी चीज का जो मैंने आपको बताया है कि हमारी बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होगी और कब नहीं होगी, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है आपको, थ्री फोर्स सिस्टम दिया हुआ है। हमारे जब क्या फोर्स सिस्टम में कितना फोर्सेज हो, थ्री फोर्सेज हो। नाउ एक्शन एंड रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी बॉडी एवरी फोर्स हैज अ इक्वल रिएक्शन एंड इन अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो हम देख लेते हैं एक्शन रिएक्शन कैसे होता है। तो जैसे कि एक बॉडी हमारी है, ये सर्कुलर बॉडी है, ये क्या है, इसका वेट W है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सरफेस पे W अपना वेट अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब कोई बॉडी हमारी है और किसी सरफेस रखी होगी तो वो सरफेस पे क्या है, W फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है। ये फोर्स क्या है, ये इसका वेट है, ठीक है। तो जब ये W अप्लाई हो रहा है तो ये सपोर्ट भी क्या करेगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा, जैसा कि ये आपको दिया हुआ है RA, ठीक है। ये क्या है, RA रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। जितना इसका वेट लग रहा है उतना ही सरफेस भी क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्शन रिएक्शन हो गया। तो इस सपोर्ट भी क्या करेगा, इस पे RA फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये कौन सी फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सपोर्ट ऑन द बॉल इज नोन एज रिएक्शन, ठीक है। Hence any force on a support cause equal and opposite force from the support, so that action and reaction are two equal and opposite forces। Action reaction क्या है, two equal and opposite forces। अब हम क्या देख लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो the equilibrium of bodies which are placed on a supports can be considered if we remove all the forces and replace them by the reaction which can they exert on the body। If we remove the supporting surface and replace it by the action RA, and thus surface exerted on the balls
वी शैल गेट अ फ्री बॉडी डायग्राम विजिट रिटन FBD, रिटन एज FBD। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप देख लीजिए। तो जैसे कि हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये क्या है, धागा है, और ये क्या है, इसका वेट W है। तो इसका वेट W क्या कर रहा है, नीचे एक्ट कर रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और जो ये सब, ये हमारा क्या है, सरफेस है। तो मैंने आपको बताया कि जब हमारा कोई बॉडी किसी सरफेस से अटैच है तो ये क्या करेगा, इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, एक रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, धागे में जो हमारा है, तो इसमें भी क्या करेगा, एक फोर्स काम करेगा। तो ये क्या है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। हम जो है अब ओरिजिनल अपने ऑब्जेक्ट को हटा के एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये क्या है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ये आपको क्या कर रहा है, एक रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है। ये रिएक्शन फोर्स क्या है, आपको फिगर में शो नहीं हुआ है। यहाँ तो आपको एक फोर्स है, ये F, ये क्या है, एक फोर्स, इसका वेट W, ठीक है। तो ये F हो गया, ये इसका वेट W हो गया, ये फोर्स आपको फिगर में नहीं दिख रही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन फोर्स है। तो यही फोर्सेस आपको कंसीडर करके FBD बनाना पड़ता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। नाउ पहले हमारा क्या था, सिर्फ एक तरफ हमारा सपोर्ट था, ठीक है, एक तरफ हमारा सरफेस था जिससे हमारी क्या थी, बॉडी कांटेक्ट में थी। अब क्या है, हमारी दोनों तरफ जो हमारी बॉडी है वो कांटेक्ट में है, दोनों सरफेसेस के, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें दो सपोर्ट काम करेगा, एक सपोर्ट, एक इधर से रिएक्शन फोर्स, एक इधर से रिएक्शन फोर्स, दोनों हमारे क्या है, रिएक्शन फोर्स काम करेंगे, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो क्या है, दो सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, एक ये सरफेस। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों, अब ये दोनों रिएक्शन फोर्स लगाएंगे, ठीक है, एक इधर से रिएक्शन, एक अपवर्ड रिएक्शन। तो ये दोनों हमारी क्या है, रिएक्शन फोर्स हैं। बाकी W आपको दिया हुआ है, और क्या है, F फोर्स है, जिससे कि हमारा बॉडी बधी हुई है स्ट्रिंग से, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस तो आपको पता ही है। ये फोर्सेस क्या है, दोनों रिएक्शन फोर्सेस हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी जो है, अगर ये चारों तरफ से होती तो चारों तरफ से इस बॉडी पे क्या करता, अगर मान लीजिए ये चारों तरफ से होती तो ये चारों तरफ से इस बॉडी पे क्या करता है, एक रिएक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है। ये चार रिएक्शन फोर्सेस आपको काम करती है इस बॉडी पे, ठीक है। ये देख लीजिए, एक रिएक्शन इधर से, एक रिएक्शन इधर से, बाकी इसका वेट W, ठीक है। एक रिएक्शन इधर से, एक रिएक्शन इधर से, इसका वेट W। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। When a number of forces are acting on a body and the body is supported another body, then the second body exerted a force known as reaction on the first body at the point of a contact, so that the first body is in equilibrium. The second body is known as support, and the force exerted by the second body and first body is known as support reaction, ठीक है। तो जैसे कि हमारी कोई दो बॉडी है, अगर वो जिस पॉइंट पे कांटेक्ट में है तो सेकंड बॉडी क्या करेगी, फर्स्ट बॉडी पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, हम सपोर्ट रिएक्शन कहते हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट हमारा क्या होता है, सिंपली सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, पिन सपोर्ट या हिंज सपोर्ट, स्मूथ सरफेस सपोर्ट, और फिक्स और बिल्ट इन सपोर्ट। पहला क्या है, सिंपली सपोर्टेड और नाइफ एज सपोर्ट। तो ये क्या है, आपको सिंपली सपोर्टेड दिया हुआ है, जिसमें क्या करेंगे, दो रिएक्शन आपको काम करेगी, एक रिएक्शन इस पॉइंट पे, एक रिएक्शन इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये क्या है, आपको सिंपली सपोर्टेड दिया हुआ है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड और नाइफ एज सपोर्ट। सेकंड क्या है, रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट क्या है, ये रोलर सपोर्ट है, ठीक है। तो ए बीम सपोर्टेड ऑन दी रोलर्स, ए एंड बी पे क्या हमारे रोलर लगे हुए हैं, ठीक है। इन केस ऑफ रोलर सपोर्ट विल नॉट बी नॉर्मल टू दी सरफेस, रोलर आर प्लेस्ड। तो इस पे भी क्या होगा, दो रिएक्शन हमारी काम करेंगे, ठीक है। हिंज सपोर्ट क्या है, हिंज और पिन सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पिन लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या है, ऐसे ऐसे जो हमारा है ये सपोर्ट मूव कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो अपवर्ड इधर इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, ना तो इस डायरेक्शन में। ये क्या कर सकता है, पिन लगा हुआ है तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा हो गया, पिन और हिंज सपोर्ट, ठीक है। ये क्या हुआ है, ये स्मूथ सरफेस सपोर्ट है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो एक रिएक्शन इस पे काम करता है, ठीक है। अगर ये चारों तरफ से हो जाए तो चारों तरफ रिएक्शन होगा, दो तरफ है तो दो तरफ रिएक्शन होगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा स्मूथ सरफेस सपोर्ट है, इसको कहते हैं। ये क्या है, फिक्स और बिल्ट इन सपोर्ट। तो फिक्स और बिल्ट इन सपोर्ट क्या होता है, तो विच इज फिक्स्ड। तो ये एक साइड पे हमारी बीम क्या है, फिक्स है, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाती है, एक साइड पे बीम फिक्स हो गई तो इसे हम क्या कहते हैं, फिक्स सपोर्ट कहते हैं। द फिक्स सपोर्ट प्रिवेंट्स द वर्टिकल मूवमेंट एंड रोटेशन। तो क्या प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है वर्टिकल मूवमेंट एंड रोटेशन ऑफ द बीम, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ लोडिंग। तो कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफेरिंग लोड। ये हमारा क्या है, पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड।
मान लीजिए ये हमारी कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इस पे क्या है, दो रिएक्शन काम कर रहे हैं, आर ए और आर बी। ये हमेशा काम करेंगे क्योंकि हमारी बीम क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। इस पे क्या कर रहा है, एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड, एक पॉइंट पे लगने वाला लोड डब्लू काम कर रहा है, ठीक है। तो जो पॉइंट हमारा एक लोड होता है वो क्या करे, किसी पॉइंट पे सिर्फ एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड कहते हैं, ठीक है। तो दिस लोड इज नोन एज पॉइंट लोड। तो विच इज सिंपली सपोर्टेड इन ए एंड बी, डब्ल्यू इज एक्टिंग एट अ पॉइंट। तो ये हमारा क्या एक पॉइंट पे काम कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड कहते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इफ अ बीम इज लोडेड इन सच अ वे दैट द ईच यूनिट ऑफ द बीम इज कैरीज द सेम इंटेंसिटी ऑफ द लोड, then this type of load in UBT, ठीक है, UDL, ठीक है, इज नोन एज UDL। तो जब हमारा क्या होता है, एक बीम होता है, एक बीम पे क्या करे, हर पॉइंट पे, बीम के हर पॉइंट पे, ये हमारी बीम है, इसके हर पॉइंट पे क्या हो, सेम फोर्स काम करे। जो हमारी बीम है इसके हर पॉइंट पे क्या है, सेम फोर्स काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये UDL हो जाता है, ठीक है। हर पॉइंट पे क्या हो, हर पॉइंट पे बीम के सेम फोर्स काम करे। वो पिछले में क्या था, एक पॉइंट पे काम कर रहा था, इसी पॉइंट पे केवल काम कर रहा था, ठीक है, बाकी इस पॉइंट पे कोई लोड नहीं था। यहाँ पे क्या होता है, हर पॉइंट पे सेम लोड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, UDL। तो यूनिफॉर्म वेरिंग लोड क्या होता है, अब देख लेते हैं। यूनिफॉर्म वेरिंग लोड ये क्या है, हर पॉइंट पे लोड वेरी करता रहता है। जैसे कि यहाँ तक हर पॉइंट पे लोड सेम था, लेकिन इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, ये वेरी कर रहा है, इस पॉइंट पे कम लोड है, इस पे ज़्यादा लोड है, इस पे सबसे ज़्यादा लोड है, ठीक है। तो हर पॉइंट पे लोड क्या करता है, वेरी करता है, तो हम इसे क्या करते हैं, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड कहते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ अ बीम, ठीक है, एनालिटिकल मेथड। तो आर ए आर बी हम पहले मान लेते हैं, ठीक है, आर ए एंड आर बी। W1 W2 क्या है, फोर्सेस काम कर रही हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्सेस, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड फोर्सेस काम कर रही हैं, और आर ए और आर बी क्या है, रिएक्शन है, ठीक है, एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। अब हम इससे क्या कर लेते हैं, इसका हम रिएक्शन फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू W1 प्लस W2। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं सिग्मा एम इक्वल टू 0। सिग्मा एम हम निकालते हैं, तो W1 इंटू L1 प्लस W2 इंटू L2 माइनस आर बी। इस पॉइंट के अबाउट हम क्या निकाल रहे हैं, मूवमेंट निकाल रहे हैं, ए के अबाउट। तो ए के अबाउट मूवमेंट निकालेंगे तो W1 की डिस्टेंस L1, W2 की डिस्टेंस L2, आर बी की डिस्टेंस L। ये क्वेश्चन आपको मिलता है। इस क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, आर बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, W1 इंटू L1 प्लस W2 इंटू L2 अपॉन L, ठीक है। तो इस इक्वेशन से क्या हो, आर बी आपको फाइंड हो जाएगा, और जब यहाँ पे आपको आर बी फाइंड हो गया, W1 W2 आपको पता है, तो आर ए फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो आर बी यहाँ से आपको पता चला, और आर ए इस इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया, रिएक्शन फाइंड कर लिया। सेम देखिए, आपको यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, जिस मेथड से मैंने बताया हुआ है। तो आपको कितना आएगा, आर ए आएगा 4 न्यूटन और आर बी आएगा 5 किलो न्यूटन, ठीक है, 5 किलो न्यूटन आर बी, 4 किलो न्यूटन आर ए, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा जैसा कि मैंने बताया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहाँ से शुरू होगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा शुरू होगा फ्रिक्शन से, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन से, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।